स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएसटी पीटीएलटी ग्रेड सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट शुक्ल के कथन की सीरीज चल रही है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इनका कथन देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभ्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। छायावाद को चित्रभाषा या अभ्यंजन पद्धति कहा है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। आगे इनका कथन है। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। अन्योक्त पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। यह आचार्य शुक्ल का कथन है छायावाद के संदर्भ में। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। आगे है छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता अभ्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र वस्तु विन्यास की विशृंखलता चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि ना रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसरोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को श्रृंगारिक कविता कहा है। आलोचना है। आलोचना के संदर्भ में आइए देखते हैं आचार्य शुक्ल के कथन। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया है। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। आगे मुक्तावस्था के बारे में है। आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। कविता क्या है से लिया गया है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। यह कविता क्या है से लिया गया है। शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भाव भूमि पर पहुंचा देना है। कविता देवी की मंदिर है। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस की झोपड़ी, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। आगे है लोक सत्ता। मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या है, किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है।
कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। रीति ग्रंथों की जकड़ है आगे। रीति ग्रंथों की बदौलत रस दृष्टि परिमित हो जाने से उसके संयोजक विषय में से कुछ तो उद्दीपन में डाल दिए गए और कुछ भाव क्षेत्र से निकाले जाकर अलंकार के खाते में हाँक दिए गए। हमारे यहाँ के कवियों को रीति ग्रंथों ने जैसा चारों ओर से जकड़ा, वैसा और कहीं के कवियों को नहीं। इन ग्रंथों के कारण उनकी दृष्टि संकुचित हो गई। लक्षणों की कवायद पूरी करके वे अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे। वे इस बात को भूल चले कि किसी वर्णन का उद्देश्य श्रोता के हृदय पर प्रभाव डालना है। हमारा हृदय अनेक भावात्मक, जगत अनेक रूपात्मक है और हमारा हृदय अनेक भावात्मक है। हृदय के दो पक्ष। रस मीमांसा में शुक्ल ने लिखा है कि मनुष्य के शरीर में जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। अध्यात्म की जरूरत नहीं। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कुछ कम कर दिया है, उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया है। आगे है वीरत्व और सौंदर्य की सत्ता। जैसे वीर क्रम से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्त्र से अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। सौंदर्य ना तो मात्र चेतना में होता है और ना ही सिर्फ वस्तु में। दोनों के संबंध से ही सौंदर्यानुभूति होती है। विफलता में भी एक निराला विषण सौंदर्य होता है। आगे है स्वच्छ आलोचना। शब्द, शक्ति, रस और अलंकार ये विषय विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनको अंतर्भूम करके संसार की नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है। काव्य में अभ्यंजनावाद चिंतामणि भाग 2 से है। साहित्य दृष्टि। हमें अपने दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। चिंतामणि भाग 2 से। रसानुभूत। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। चिंतामणि भाग 2 से उद्धृत है। आगे है समालोचना। यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण, दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुँची। अस्थायी साहित्य में परिगणित होने वाले समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेदन होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती हैं, बहुत कम दिखाई पड़ी। हिंदी साहित्य का इतिहास है। रस दशा है आगे। मुक्त हृदय मनुष्य अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। लोक हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है या रस मीमांसा से है। भाव और कल्पना के बारे में है। काव्य के संबंध में भाव और कल्पना ये दो शब्द बराबर सुनते सुनते कभी कभी यह जिज्ञासा होती है कि ये दोनों समकक्ष हैं या इनमें कोई प्रधान है। यह प्रश्न या इसका उत्तर जरा टेढ़ा है, क्योंकि रस काल के भीतर इनका युगपद अन्योन्याश्रित व्यापार होता है। यह चिंतामणि भाग 2 से है। साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायक। किसी साहित्य में केवल साहर की भद्दी नकल से अपनी उन्नति या प्रगति नहीं की जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, परंतु वह कूड़ा करकट के रूप में ना इकट्ठी हो जाए। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर
व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाना चाहिए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे। हिंदी साहित्य का इतिहास है। जनता की चित्तवृत्ति। प्रत्येक दशा का साहित्य वहाँ की शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास से है। आगे है कल्पना का व्यापार। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के अनिवार्य हैं। आगे है रसानुभूति। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। चिंतामण भाग 2 से है। आगे है आलोचना। यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुँची। अस्थायी साहित्य में परिगणित होने वाले समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्त का सूक्ष्म व्यवच्छेदन होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती हैं, बहुत कम दिखाई पड़ी। हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे रसदशा। मुक्त हृदय मनुष्य अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। लोक हृदय के लीन होने का दशा का नाम रस दशा है। रस मीमांसा से है। आगे है भाव और कल्पना। काव्य के संबंध में भाव और कल्पना ये दो शब्द बराबर सुनते सुनते कभी कभी यह जिज्ञासा होती है कि ये दोनों समकक्ष हैं या इनमें कोई प्रधान है। यह प्रश्न या इसका उत्तर जरा टेढ़ा है, क्योंकि रस काल के भीतर इनका युगपद अन्योन्याश्रित व्यापार होता है। आगे है भाव। भाव उनके लिए मन की वेग युक्त अवस्था विशेष है। प्रत्यक्ष, बोध, अनुभूत और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेष का नाम भाव है। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं। प्रत्यय, बोध, अनुभूति, वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेषण का नाम भाव है। आगे है साहित्य के विकास में सहायक। किसी साहित्य में केवल साहर की भद्दी नकल से अपने उन्नत या प्रगत नहीं की जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, इकट्ठी ना हो, परंतु वह कूड़ा करकट के रूप में ना इकट्ठी हो जाए, उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे। हिंदी साहित्य का इतिहास से है। आगे है श्री कृष्ण की भूमिका। हिंदुओं के स्वतंत्र के साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छुपी है। अंत पर गहरी उदासी छा गई थी। हृदय की अन्य वृत्तियों के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो कृष्ण में ही मिल जाते, पर उनकी ओर न बढ़े। भगवान के यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय थे, केवल प्रेम था, पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी, उसे हटाने में वह उपयोगी हुआ। आगे है साहित्य का इतिहास। प्रत्येक दशा का साहित्य वहाँ की शिक्षित जनता के चित्तवृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है। आगे है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियों, कृष्ण भक्त या रागानुगार भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। आगे है भक्ति। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित
और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जात ही नहीं आई, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए। भक्त के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सी उक्त निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। श्रद्धा और प्रेम के योग का भक्ति है। धर्म रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये चारों उक्तियां आचार्य शुक्ल जी की हैं। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट था। मिलते हैं अगले वीडियो में।